गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। पूरा पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, यानी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे हाई लेवल का एग्जाम हो चाहे लो लेवल का एग्जाम हो। लेकिन जो रक्त वाला टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन छोटे बड़े, जैसे रक्त का रंग, इसकी मात्रा, हृदय की क्रियाविधि, जो रक्तवाहिनियां होती है, सीरा और धमनी, उन सब में से इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है? रक्त। देखिए, जो रक्त क्या होता है, हमारे शरीर में बहने वाला लिक्विड पार्ट, जिसमें कुछ होता है थोड़ा बहुत सॉलिड पार्ट रहता है लेकिन ज्यादा मात्रा में लिक्विड पार्ट होता है, और जो लाल रंग का द्रव होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रक्त। देखिए, जो रक्त है इसका रंग कैसा होगा? लाल। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, जिसमें एक कोशिका होती है आरबीसी या लाल रक्त कणिका। उस कोशिका में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, किस प्रकार प्रोसेस होता है, ये आगे मैं आपको सब डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले ध्यान रखना कि जो रक्त का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। और जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है ब्लड को उत्पन्न करने वाला, उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस। तो रक्त से संबंधित ऐसे कुछ पॉइंट है जो मैं आपको एक स्लाइड के रूप में बता रही हूँ। देखिए, आपके सामने जो ये डायग्राम दिखाया गया है ये किसका है? यानी ये एक आपको पाइप के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, और ये पाइप क्या है? ये है रक्तवाहिनी। ये सीरा और धमनी कुछ भी हो सकती है। वैसे ये लाल रंग की दिखाई दे रही है तो ये धमनी है। इसमें से देखिए एक बिल्कुल लिक्विड पार्ट बाहर निकल रहा है, जो थोड़ा सा आपको हल्के पीले कलर में दिखाई दे रहा है। उसके अंदर कुछ लाल कणिकाएं हैं, कुछ बैंगनी है, कुछ सफेद है, कुछ है वो रंगहीन है यानी कलरलेस है। तो ये पूरा डायग्राम आपके सामने किसका बताया हुआ है? रक्त का बताया गया है। इसमें रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। जहां पर हिम शब्द आ गया तो हिम शब्द किससे संबंधित होता है? हिम शब्द होता है रक्त से संबंधित। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। फिर क्वेश्चन आता है कि रक्त का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमेटोपोइसिस। दोनों ध्यान रखना, वर्ड अलग अलग। रक्त का निर्माण करना हीमेटोपोइसिस कहलाता है, जबकि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। अब आपके सामने सेकंड पॉइंट है कि रक्त की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। अब ये मेसोडर्म क्या होता है? तो देखिए, जब मां के शरीर में भ्रूण का परिवर्धन होता है, गर्भाशय के अंदर जब भ्रूण बन रहा होता है, तो उसके शरीर को बनाने के लिए शरीर में 3 परत बन जाती है, 3 लेयर्स बनती है। जो सबसे बाहरी परत बनती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, या इसको बाह्य स्तर बोलते हैं। उसके बीच वाला जो स्तर बनता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे जो आंतरिक स्तर बनता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। यानी ये बाहर वाला हो गया मां का गर्भाशय, और उसके अंदर ये जो भ्रूण बन रहा है, इस भ्रूण के शरीर को बनाने के लिए 3 स्तर बनते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर, या एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब देखिए, जो भ्रूण है, बच्चा बन रहा है, उसके शरीर के कुछ भागों का निर्माण होगा एक्टोडर्म से। जैसे हमारी जो त्वचा है उसकी बाहरी परत बन रही है, वो किससे बनेगी? एक्टोडर्म से। कुछ अंग बनेंगे जो बीच वाले स्तर से बनेंगे, उनको बोलेंगे मेसोडर्म से बने हुए। और तीसरे प्रकार के कुछ अंग है जो आंतरिक लेयर से बनेंगे, जो सबसे अंदर अंग होंगे, तो उनको बोलेंगे एंडोडर्म से निर्मित। अब देखिए, जो अंग एक्टोडर्म यानी बाहर वाली परत से बन गए उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्मल ऑर्गन है। कुछ अंग जो बीच वाली परत से बन जाएंगे हम उनको बोलेंगे ये मेसोडर्मल ऑर्गन है, और वो अंग जो आंतरिक वाली परत से बनेंगे तो हम बोलेंगे ये एंडोडर्मल ऑर्गन है। तो आपको क्वेश्चन में अभी मैंने आपके जो पॉइंट थे उसमें बताया गया
कि जो रक्त की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है, यानी अपना जो हृदय और रक्त उत्पन्न होता है ना, वो किस लेयर से उत्पन्न होता है? जब भ्रूण बन रहा होता है तो उसकी जो बीच वाली परत होती है, बीच वाली लेयर होती है, उसके द्वारा रक्त का निर्माण होता है। इसलिए ये लाइन आई कि रक्त की उत्पत्ति है वो मेसोडर्मल है, या रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अभी कभी भी आपके ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेसोडर्म क्या है, एक्टोडर्म क्या है और एंडोडर्म क्या है। यानी जब बच्चे का परिवर्तन हो रहा है, उसका शरीर बन रहा है माँ के शरीर में, तो 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिन अंगों का निर्माण बाहरी परत से होगा उनको हम बोलेंगे एक्टोडर्मल या बाह्य स्तर से उत्पन्न। जिन अंगों का निर्माण बीच वाली परत से होगा हम उनको बोलेंगे मेसोडर्म से उत्पन्न, या ये मेसोडर्मल ऑर्गन होते हैं या मध्य स्तर से बने हुए ऑर्गन होते हैं। और जिन अंगों का निर्माण मध्य अंदर वाली परत से होगा हम बोलेंगे ये क्या है, ये एंडोडर्मल ऑर्गन है, यानी अंत स्तर से बने हुए ऑर्गन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि जो रक्त है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? रक्त की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। फिर मैंने आपको बताया अगला पॉइंट है कि रक्त का रंग है वो लाल किसके कारण होता है? तो हमारे जो आरबीसी होती है, रक्त कणिका होती है, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है रक्त का, कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो आपको आंसर आना चाहिए कि रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अभी हीमोग्लोबिन में मैं कुछ आपको पॉइंट बताती हूँ। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? लाल रक्त कणिका, यानी ये है आरबीसी, इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है और इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इसमें पाई जाती है धातु, वो है लौह धातु, जिसको हम रसायन की भाषा में आयरन बोलते हैं, या इसको Fe से लिखते हैं। हम देखते हैं ना कि अगर शरीर में खून की कमी है तो आपको बोला जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, मतलब उनके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है? धातु कौन सी है? लौह तत्व है, क्योंकि लौह तत्व अगर आप शरीर में ज्यादा लोगे तो उससे हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, आरबीसी ज्यादा होगी, यानी खून का निर्माण ज्यादा होगा। तो जो ध्यान रखना, रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक के कारण होता है। एक प्रकार का पिगमेंट होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये किसके अंदर पाई जाती है? लाल रक्त कणिका के अंदर पाई जाती है। और एक पॉइंट ये भी साथ में ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है, और ये होती लौह धातु है लेकिन किस अलग रूप में पाई जाती है? उसको बोलते हैं Fe+2, यानी लोहे का प्रतीक है Fe, लेकिन ये सिद्ध Fe के रूप में नहीं रहती, Fe+2, यानी इस पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, तो इसको नाम हो गया इसका फेरस। तो अगर आपको धातु या तत्व पूछे कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व या धातु पाया जाता है, तो लौह धातु, और वो किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में पाया जाता है, या इस पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है? +2। तो ये आपके हीमोग्लोबिन के बारे में पॉइंट है। हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आरबीसी में। फिर नेक्स्ट आपके पॉइंट है कि मानव शरीर में एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, या व्यक्ति के वजन का 7 से 8%। मान लो किसी व्यक्ति का वजन है 70 किलो, तो उसका 7 से 8% लगभग 5 लीटर के आसपास आएगा। तो ध्यान रखना कि व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है या तो 5 से 6 लीटर के बीच में, या व्यक्ति के वजन का 7 से 8%। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं? रक्त बैंक का मतलब है कि वो ऑर्गन जो आपके शरीर में रक्त की अगर कमी है तो थोड़ी बहुत मात्रा में आपूर्ति करता है। यानी ये क्या करेगा? प्लीहार जो अंग है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, क्योंकि जब आरबीसी नष्ट हो जाती है उसका जीवन काल होता है 120 दिन, और 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाएगी तो वो क्या करेगी? इस प्लीहा में जाकर गिरेगी। अब ये जो प्लीहा वाला ऑर्गन है ये क्या करेगा? जो मरी हुई आरबीसी है उनको वापस रीजनरेट करके कुछ ब्लड बनाने का काम करता है और शरीर में ब्लड देगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसको बोलेंगे? प्लीहा, या इसको कहा जाता है स्प्लीन। तो ध्यान रखना, शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं? शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन, और इसी को बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि जैसे ही आरबीसी 120 दिन इसका जीवन काल होता है, जैसे ही आरबीसी 120 दिन के बाद मरेगी तो वो किस में जाकर गिर जाएगी? प्लीहा के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रक्त का प्रतिस्कंदक वर्णक, यानी देखो एक वर्ड आया आपके सामने
प्रतिस्कंदक। प्रति का मतलब होता है विपरीत और स्कंदक का मतलब होता है जमाव। तो ऐसा पदार्थ जो रक्त को जमने से रोके उसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्कंदक। और ये पदार्थ हमारे शरीर में होता है, उसका नाम है हिपेरिन। ये एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा वर्णक है जिसका निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। तो यकृत या लीवर जब इस हिपेरिन का स्राव करेगा तो ये हिपेरिन रक्त में जाकर मिल जाएगा और रक्त को जमने से रोकेगा। हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, ब्लड है, वो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कभी जमा हुआ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा वर्णक होता है? हिपेरिन, जो रक्त को जमने से रोकता है। तो वो पूरी लाइन आपको लिख के नहीं देगा कि ऐसा कौन सा वर्णक है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर का प्रतिस्कंदक कारक बताइए जो रक्त में उपस्थित रहता है। तो प्रतिस्कंदक यानी जमाव के विरोध करने वाला, जमने से रोकने वाला, वो वर्णक कौन सा होगा? हिपेरिन। और इस वर्णक का निर्माण कौन करेगा? यकृत या लीवर। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि रक्त का प्रतिस्कंदक वर्णक किसको बोलते हैं? हिपेरिन को। अब देखिए, जो रक्त दाब है वो आप वैल्यू ध्यान रखना। रक्त दाब क्या होता है आगे मैं जब आपको रक्त वाहिनियां पढ़ाऊंगी तो वापस समझाऊंगी कि जब रक्त नसों में चलता है, हमारे शरीर में दो नलिकाएं होती है रक्त को चलाने वाली, शिरा और धमनी। जब रक्त धमनी के अंदर चलता है तो वो धमनी की दीवारों पर जो प्रेशर डालेगा उसको क्या बोलेंगे? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। और एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब का कॉमन वैल्यू होती है, सामान्य मान होता है, वो मान होता है 120/80 मिमी ऑफ Hg। ये आप अभी याद रख लेना। देखिए इसमें आपको वैल्यू दी गई है 120/80 मिमी ऑफ Hg। ये मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, नॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर। अब देखिए इसमें 120/80 क्या है कि जब रक्त चल रहा है धमनी के अंदर, धमनी होती है वो थोड़ी संकरी होती है और शिरा होती है वो मोटी होती है। तो ब्लड प्रेशर कब लगाएगा? जब वो संकरे रास्ते पर चलेगा। तो जब रक्त धमनी के अंदर चलता है तो रक्त को जगह कम मिलेगी चलने के लिए, तो वो क्या करेगा? धमनी की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा। और जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? रक्तदाब। क्वेश्चन आता है कि रक्तदाब वह दाब है जो किस रक्तवाहिनी के द्वारा दीवार पर, किस रक्तवाहिनी की दीवार पर रक्त द्वारा लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, रक्तदाब धमनी की दीवार पर लगाया जाता है, ना कि शिरा की दीवार पर। तो रक्त द्वारा धमनी की दीवार पर जो दाब लगाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? रक्तदाब। अब देखिए इसकी वैल्यू दी गई है 120/80। 120/80 का मतलब है कि जब रक्त फुल धमनियों में भर जाएगा यानी हृदय संकुचित हो जाएगा, उस टाइम जो हृदय जो रक्त है वो धमनी की दीवार पर जो बल लगाएगा उसको बोलेंगे ज्यादा है, वो 120। और जब धमनियों के अंदर ब्लड कम है यानी नॉर्मल अवस्था में ब्लड चल रहा है तब वो प्रेशर लगाता है, उसका मान होना 80। यानी जब धमनियां भरी हुई है तब जो प्रेशर लगाया होगा वो 120 होना चाहिए, और जब धमनियों में ब्लड कम है तब जो प्रेशर होगा वो 80 होना चाहिए। तो ये मान नॉर्मल कितना होता है? 120/80। एक होता है हाई बीपी, एक होता है लो बीपी। हाई बीपी का मान होता है 140 और 90, ठीक है। और लो बीपी का मान होता है 100 और 50, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120/80। अब देखिए आगे आपके इकाई दे दी है मिमी ऑफ Hg। ये जो Hg नाम आया है ना, Hg किसको बोलते हैं? मरकरी या पारा को। यानी जो रक्तदाब मापने वाला उपकरण होता है उसका नाम है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर। इस उपकरण के द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। तो इस उपकरण के अंदर इस मरकरी या पारा धातु का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो कि डॉक्टर आपका जब ब्लड प्रेशर मापते हैं तो यहाँ पे जो पट्टा लपेटते हैं, फिर वो हवा भरते हैं तो उसके अंदर एक ऊपर बिंदु चढ़ता है, नीचे उतरता है। वो चढ़ने उतरने वाला क्या है? पारा। यानी वो उपकरण होता है उसको बोलेंगे स्पिग्मोमेनोमीटर। उसके अंदर जो चढ़ता है उतरता है वो क्या है? पारा या मरकरी। और मरकरी और पारा का प्रतीक चिन्ह होता है Hg। इसलिए रक्तदाब की इकाई के रूप में किसको लिख दिया? Hg। यानी कितनी मिमी तक Hg चढ़ा, कितनी तक उतरा, जो इसका मान इससे मापा जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आप ध्यान रखना, रक्तदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा।
और इस पिग्मोमेनोमीटर में किस धातु का उपयोग होता है, मरकरी या पारा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है 7 में ही। और व्यक्ति का नॉर्मल रक्तदाब कितना होता है, 120/80 मिमी ऑफ Hg, ठीक है। फिर आपके सामने लिखे हुए रक्त के घटक, यानी जो रक्त है उसके अंदर मुख्य रूप से 2 भाग पाए जाते हैं। आप देखते हो कि जो ब्लड है, इस प्रकार का ये ब्लड है, इसमें एक तो पार्ट है जो लिक्विड है, जो आपको हल्का पीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा। और रक्त का ज्यादा एरिया यही कवर करता है, यानी ये आप देख रहे हो ये कितना होता है, 55% होता है। और कुछ आपको इसके अंदर कोशिकाएं दिखाई दे रही जिसमें लाल भी है, बैंगनी, पीली है, सफेद, इस प्रकार की है, तो वो क्या कहलाते हैं, कणिकाएं। उनका कितने परसेंट, 45%। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। रक्त के 2 घटक होते हैं, जो द्रव पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो ठोस पार्ट होता है वो होता है कणिकाएं। प्लाज्मा का 55% होता है, जबकि कणिकाएं कितने प्रतिशत होती है, 45%, ठीक है। अब देखिए ये जो कणिकाएं होगी 3 प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें जो आरबीसी होती है वो होती है लाल रंग की, डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है सफेद रंग की, और प्लेटलेट्स होती है वो होती है रंगहीन। जबकि इधर इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। तो आपके क्वेश्चन में यहीं से आंसर आ गया कि रक्त का लाल रंग कौन देगा, तो ये तो नहीं दे सकता है क्योंकि इसका रंग है हल्का पीला। आरबीसी का लाल रंग है तो ये देगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का भी सफेद है, और प्लेटलेट्स रंगहीन है तो ये भी रंग नहीं दे सकती। तो लाल रंग किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण, और आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यदि रक्त में से आरबीसी को हटा दिया जाए तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, फिर रक्त का रंग हो जाएगा हल्का पीला, क्योंकि ये दोनों तो ज्यादा कलर दे नहीं पाएगी, तो कलर देने वाला कौन सा होगा, प्लाज्मा, फिर रक्त कैसा हो जाएगा, हल्का पीला। दोनों का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रक्त में प्लाज्मा होता है 55% और कणिकाएं होती है 45%। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बीमबाणु, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर प्लाज्मा के बारे में 1-2 पॉइंट और है कि प्लाज्मा में पानी कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है, और इसमें कुछ 6 से 8% तक प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इनमें जो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि आपके कहीं चोट लग गई और चोट लगने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपके ब्लड आना अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पर कुछ जाल जैसी संरचना बन जाती है, और उसी संरचना को क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का, या हम बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो इस प्रोसेस को बनाने के लिए जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो सहायक होगी। वो क्या करेगी कि मान लो इतने एरिया पर आपके चोट लगी, यहाँ से रक्त बह रहा है, तो 2-3 मिनट बाद ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन यहाँ पर एक जाल बना देगी, और जाल बनाने के लिए एक धागा काम में लेगी, उसको बोलेंगे फाइब्रिन धागा। इस धागे से ये जाल बन गया तो इसके अंदर आकर ये कणिकाएं फंस जाएगी, जिससे ये क्या, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया और यहाँ से रक्त निकलना बंद हो गया। इसको क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। तो ध्यान रखना कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, फाइब्रिनोजन। उसके बाद जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या करेगी, अपने शरीर में अगर कोई सूक्ष्म जीव, हानिकारक बैक्टीरिया और आ गया तो ये क्या करेगी, उनको नष्ट कर देगी। और एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको ले जाने के लिए जो मलेरिया का रोग कारक है वो हमारे शरीर में आता है। देखिए हमें मलेरिया होता है तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर हमें काटती है तभी होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर हमें क्यों काटेगी, क्योंकि मादा एनाफिलीज को अपने बच्चों का जो लार्वा होता है उसको विकसित करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और ये प्रोटीन उसको कहाँ मिलेगी, मानव के रक्त में मिलेगी। इसी के कारण वो मच्छर आकर हमें काटती है और एल्बुमिन प्रोटीन ले जाती है, और हमें कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक बेसिक था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि रक्त के बारे में जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको टेबल के बारे में बता दिया है। इसमें कणिकाएं लिख लेना 45% और प्लाज्मा होता है 55%। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने रक्त के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो बेसिक पार्ट थे वो हमने बताए।
और उसमें हमने रक्त को दो भागों में बांटा था, प्लाज्मा और कणिका, जिसमें से प्लाज्मा के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने साथ में बता दिए। अब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, मैंने जो आपको ब्लड वाला डायग्राम दिखाया था उसके अंदर जो आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, देखिए इसके अंदर जो ये लाल लाल मोतियों के जैसी संरचना है, ये क्या है? ये है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो आरबीसी के बारे में यह है लाल रक्त कणिका। इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। आपको कोई ये फुल फॉर्म नहीं पूछेगा कि आरबीसी की फुल फॉर्म बताइए, आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपको पूछा जाता है कि इरिथ्रोसाइट कौन सी रक्त कणिका को कहा जाता है, तो ध्यान रखना इरिथ्रोसाइट किसको बोलेंगे? लाल रक्त कणिका को। देखिए आपके सामने ये बिल्कुल रेड रेड जो उभय अवतल आकार की यानी इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये है आरबीसी। ये देखिए ये क्या है? आरबीसी। ये आरबीसी, ये आरबीसी, इस प्रकार ये सब क्या है? आरबीसी है। जो बिल्कुल इस प्रकार चपटी आपको संरचना दिखाई दे रही है, जो पूरी गोल भी नहीं है, उभय अवतल आकार की होती है, ये संरचना क्या है? आरबीसी। इनका मैंने आपको बताया कि दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इनको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। जो तीनों प्रकार की रक्त कणिका है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही अलग अलग नाम है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, इसका आकार होता है उभय अवतल। उभय अवतल कैसा होता है? देखिए अवतल उस सतह को बोलते हैं जो अंदर से धसी हुई रहती है, उसको बोलेंगे उभय अवतल। अब जो आरबीसी है ना, वो दोनों प्रकार से अवतल होती है, यानी इसको बोल दिया उभय अवतल, यानी दोनों तरफ से अवतल होती है, उसको बोलेंगे उभय अवतल। उभय का मतलब है दोनों तरफ। तो ये जो आरबीसी है ना, इसका आकार कैसा होता है? उभय अवतल होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी 120 दिन रहने के बाद ये अपने आप ही मर जाएगी और मरकर जिस स्थान में गिरेगी उसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे? प्लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शरीर का रक्त बैंक होता है प्लिया, वही क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। देखिए अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा कहते हैं हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को। ये मान लो आपके सामने हड्डी है, अस्थि है, इसके बीच का जो खोखला भाग होता है उसमें एक द्रव पदार्थ भरा रहता है और उसको क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोन मेरो। जो अस्थि मज्जा होता है वो अस्थियों में भरा हुआ द्रव पदार्थ है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल और एक होता है पीला। जो लाल वाला होगा वो आरबीसी बनाएगा और जो पीला वाला होगा वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। आगे आपके नाम आएगा कि आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो आगे अगर ज्यादा डीपली देखना हो तो लाल अस्थि मज्जा आरबीसी बनाएगी और पीली वाली अस्थि मज्जा डब्ल्यूबीसी बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करना। देखिए मैंने आपको श्वसन तंत्र वाला टॉपिक का वीडियो डाला है, उसमें आप देखना कि जो फेफड़ों के अंदर हमारे ऑक्सीजन को रक्त में डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जो फेफड़ों के अंदर रक्त लेके जा रही है रक्तवाहिनी, यानी वो रक्त है, और रक्त के अंदर ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस घुली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रक्त जाएगा फेफड़ों में, तो फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेगा और इसमें क्या डाल देगा? ऑक्सीजन डाल देगा। अब ये रक्त आया तो इसके अंदर कौन सी गैस मिली हुई है? ऑक्सीजन, यानी गैसों के रूप में देखे तो ये रक्त हो गया है शुद्ध, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस हो गई है? ऑक्सीजन। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ जा रही है, तो क्या ये सीधी चली जाएगी, अपने आप घुली हुई चली जाएगी? तो इसको ले जाने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है और ये गैस है सवारियों की तरह होती है। जैसे ये गाड़ी हीमोग्लोबिन वाली यहाँ से रवाना हुई शरीर के अंगों से, और कौन सी सवारी को बिठाया? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड वाली सवारी को ले जाकर उसने फेफड़ों के पास छोड़ दिया, और फेफड़ों के पास खड़ी थी ऑक्सीजन वाली सवारी, उसको हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी ने वापस बिठाया और लाकर कहाँ छोड़ दिया? शरीर के अंगों में। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है।
तो देखिए ज़्यादातर ऑक्सीजन का लगभग 70-80% है वो परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कुछ प्लाज्मा के द्वारा, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा भी जाती है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा परिवहन किसके द्वारा होती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगी, तो गैसों का रक्त में परिवहन नहीं हो सकता। इसलिए ये कार्य किसका बताया गया? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करना। फिर नेक्स्ट आपके पॉइंट लिखा हुआ है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपने अगर कोशिका वाला मेरे वीडियो देखा तो उसमें पता होगा कि जो कोशिका होती है उसका मुख्य भाग होता है केंद्रक। ये इस प्रकार की कोशिका होती है और कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र। लेकिन हमारी आरबीसी या स्तनधारियों की आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी जितने भी स्तनधारी होंगे, मैमल्स होंगे, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। दो अपवाद है, एक तो ऊंट और एक लामा। ये दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इन दोनों के अलावा जितने भी स्तनधारी है उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। हम भी स्तनधारी है, अगर हमारी आरबीसी को निकाल कर देखा जाए तो उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। फिर इनकी संख्या ध्यान रखना, 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब ये होती है पुरुष में, और महिला में होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। इससे आपको पता लग रहा है कि जो महिला के अंदर आरबीसी की संख्या होती है तो थोड़ी सी कम होती है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की थोड़ी सी खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो प्रसव होता है उस टाइम भी ब्लीडिंग होती है, और 1 महीने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके कारण भी शरीर से रक्त की हानि होती है। तो यही कारण है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी रक्त की कमी पाई जाती है। फिर है हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी में ही पाया जाता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ये वैल्यू ध्यान रखना, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। आप देखते हो ना, कभी खून ब्लड टेस्ट किया जाता है तो आपको बोला जाता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है। वो 12 से अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है मतलब आपके शरीर में खून की कमी है, रक्त की कमी है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा। अब वायुमंडलीय दाब कम होगा, ये आपके संख्या कम नहीं हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आरबीसी का काम है गैसों को पकड़ना, ऑक्सीजन को पकड़ना, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वहाँ वायुमंडलीय दाब बाहर कम होता जाएगा। अब गैसों का गुण होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो बाहर वायुमंडलीय दाब कम है, हमारे शरीर में उसकी तुलना में ज्यादा हो जाएगा, तो गैसें क्या करेगी? हमारे शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वायुमंडलीय दाब बाहर कम होने के कारण ऑक्सीजन हमारे शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में पाया जाता है। तो उस टाइम हमारा शरीर क्या करेगा? क्योंकि उस टाइम हमारे चक्कर आने लगते हैं, नाकों से खून बहने लगता है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है, तो उस टाइम हमारा शरीर अनुकूलन क्या करेगा कि वो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देगा। क्योंकि जैसे ही आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो ऑक्सीजन को अंदर पकड़ के रखेगा, निकलने नहीं देगा। यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान रखना, घटेगी नहीं, बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। अब आपके इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति ध्रुवों पर है और एक व्यक्ति समतल मैदानों में, तो बताइए ज्यादा आरबीसी किस में होगी? तो आपको पता है ध्रुवों वाला व्यक्ति ऊंचाई पर है तो उसमें आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी। फिर लास्ट पॉइंट है, आरबीसी की कमी से क्या कहलाता है? खून की कमी, या हम उसको बोल सकते हैं एनीमिया रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके सामने जो दूसरी रक्त कणिका लिखी हुई है वो है WBC, या जिसको हम बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, या हम इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका।
अब इसका दूसरा नाम और क्या है, जैसे मैंने आपको आरबीसी का नाम बताया था इरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। तो ध्यान रखना, आरबीसी को कहेंगे इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। फिर इसके पॉइंट लिखा है सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा तो उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है ना, उनको कौन बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है। एक लिम्फोसाइट नाम की डब्ल्यूबीसी होती है, वो ज्यादातर एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता, एंटीबायोटिक जो सिचुएशन है उसको उत्पन्न कर देती है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न कर देती है। इसको बोलते हैं सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। फिर आ गया नाम, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनका आकार और आकृति होती है ना, वो निश्चित नहीं होती, यानी कभी ये गोल हो जाती है, कभी चौकोर हो जाती है, कभी चपटी हो जाती है, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, इसलिए इनको बोला जाता है अमीबोइड। अमीबोइड क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी तरह ही एक जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, जिसको बोलते हैं अमीबा। जो अमीबा है वो भी अपने शरीर के आकार को चेंज करता रहता है, वो भिन्न भिन्न आकार का होता जाता है। तो इस अमीबा के नाम पर इस कोशिका को क्या बोल दिया, अमीबोइड कोशिका। क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी कोशिका अमीबोइड कोशिका कहलाती है, तो डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका, क्योंकि ये अपने आकार को अमीबा की तरह चेंज करती रहती है, इसी कारण इसको बोल दिया अमीबोइड कोशिका। इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन सबसे कम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है ना, वो आरबीसी 120 दिनों तक जीती है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने दिनों तक जीती है, 1 से 4 दिनों तक। इनका निर्माण होता है, मैंने अभी आपको बताया था, अस्थि मज्जा में। और कौन सी वाली अस्थि मज्जा में, पीली वाली में, क्योंकि लाल वाली में तो आरबीसी बनेगी और पीली वाली में डब्ल्यूबीसी बनेगी। इनका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, क्योंकि कोई भी रोगाणु शरीर में आ गया तो सबसे पहले ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। इनकी संख्या होती है 4000 से 11000 के बीच में। अगर वैल्यू आ रही है तो आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है। लेकिन देखिए, यदि आपका ब्लड टेस्ट किया जाए और उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या 17-18 हजार के आसपास आए, तो ये आइडिया लग जाता है कि उस व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी हो रही है, यानी एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी कब होगी, जब कोई ऐसी रिएक्शन होगी आपके शरीर में, जैसे किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी को गेहूं के आटे, बाजरे के आटे से होती है। तो जब एलर्जी होगी तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर आपके ब्लड टेस्ट के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 11000 से ज्यादा, यानी 17, 18, 20 हजार के आसपास आ रही है, तो ये आइडिया लगता है कि उस व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी है। लेकिन यदि ये संख्या बढ़कर 1 से 1.5 लाख के बीच में आती है, तब उस व्यक्ति को ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। ध्यान रखना, अगर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब उसके शरीर में किसी चीज से एलर्जी है, लेकिन जहां इनकी संख्या 11000 तक ही होनी चाहिए, वो संख्या अगर 1 लाख से ऊपर चली जाए, लाखों में चली जाए, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, ब्लड कैंसर, जिसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। क्वेश्चन आता है कि ल्यूकेमिया रोग किसको बोलते हैं, एनीमिया रोग किसको बोलते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को और एनीमिया कहते हैं रक्त की कमी को। ल्यूकेमिया रोग होता है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से और एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। देखिए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। जैसे मैंने आपको बताया था, आरबीसी को कहा था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, उसी प्रकार प्लेटलेट्स होगी थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। इनका जीवन काल 4 से 7 दिन और इनका काम है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, मैंने बताया था रक्त का थक्का क्या होता है, रक्त बहते बहते या चोट लगने के बाद रक्त बहते बहते अपने आप रुक जाता है, क्योंकि वहां पर एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। तो मुख्य रूप से इस जाल को बनाएगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन और सहायक कौन कौन से कारक होंगे, तो पहला एक सहायक होगा प्लेटलेट्स और होगा विटामिन के। यानी ये 2 ऐसे कारक हैं जो रक्त का बनाने में सहायक होते हैं, प्लेटलेट्स और विटामिन के। लेकिन आपने देखा होगा कि जब डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और आपको पता है, अगर ये रक्त का थक्का बना रहा है मतलब प्लेटलेट्स रक्त को गाढ़ा करने का काम करती है। अब जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी आपके शरीर में जो रक्त है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा।
तो उस टाइम शरीर से ब्लीडिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जब डेंगू बुखार होता है तो जहाँ इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए, वो संख्या 20-30 हज़ार के अंदर आ जाती है। तो उस टाइम व्यक्ति को रोग कौन सा हो जाता है? डेंगू बुखार। तो ध्यान रखना कि डेंगू बुखार में किस रक्त कणिका की संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स। 3 रोग मैंने आपको बताए, तीनों रोग तीनों कणिकाओं से संबंधित है। एनीमिया रोग यानी खून की कमी, आरबीसी की कमी से होता है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग या एलर्जी डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होता है। और डेंगू बुखार है वो प्लेटलेट्स की कमी से होता है, यानी प्लेटलेट्स और आरबीसी की कमी से रोग होंगे, जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग होता है। तो ये आपके था रक्त कणिकाएं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था रक्त के घटकों के बारे में। अब हम देखते हैं रक्त समूह। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो आपको कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो आप आंसर देते हो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, या आप बोलते हो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो ये ए पॉजिटिव, नेगेटिव या ए बी ओ ये क्या चीज है? उनको हम बोलेंगे रक्त समूह है। इनकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उसने रक्त समूहों की खोज की और किस आधार पर की? उन्होंने एक प्रोटीन बताई, एंटीजन। एंटीजन प्रोटीन के आधार पर उन्होंने रक्त समूहों की खोज की। वैसे तो रक्त में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी, लेकिन ध्यान रखना कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जो रक्त समूहों की खोज की थी वो किस प्रोटीन के आधार पर की थी? एंटीजन प्रोटीन के आधार पर की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी, तो देखिए हर रक्त के अंदर पहले से एक प्रोटीन उपस्थित होती है जो उस रक्त का नाम पता होती है, उसका जो भी उसका बैकग्राउंड है उसके बारे में बताती है, उसको बोलेंगे एंटीजन। होती दोनों ही प्रोटीन है। जैसे आपने बोल दिया कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, यानी आपके ब्लड ग्रुप को ए नाम देने वाली प्रोटीन है, वही क्या है? एंटीजन है। यानी इस प्रोटीन के द्वारा किसी रक्त का नाम पता चलता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या पता है, वो ये प्रोटीन बनाती है। जबकि एंटीबॉडी होती है ना, ये किसका रक्त विरोध करता है उसका नाम बताएगी। जैसे आपने बोल दिया कि मेरे रक्त समूह में ए एंटीजन है, मतलब आपके रक्त का नाम क्या है? ए। लेकिन यदि आपने बोल दिया कि मेरे शरीर में मेरे रक्त की एंटीबॉडी ए है, इसका मतलब है कि आपका रक्त चाहे कोई भी हो वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ए वाले रक्त को शरीर में नहीं आने देगा। यानी एंटीबॉडी उसका नाम होती है जिसका वो विरोध करेगा, यानी जिसका जो भी रक्त है वो उसमें एंटीबॉडी ए उपस्थित है, मतलब आप उसके शरीर में ए वाला रक्त नहीं डाल सकते। यानी ए के विरुद्ध उसमें क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीजन हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित रहती है। हर व्यक्ति के रक्त में एंटीजन होती है। एक रक्त होता है उसमें एंटीजन नहीं होती है, एक में एंटीबॉडी भी नहीं होती है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो एंटीजन किसी भी रक्त का नाम पता होती है, जबकि एंटीबॉडी पहले से रक्त में उपस्थित नहीं होगी। ये कब उत्पन्न होगी? जब आपके शरीर में कोई अलग प्रकार का ब्लड डाल दिया जाए तो उसका विरोध करने के लिए जो प्रोटीन होती है वही क्या होती है? एंटीबॉडी। ठीक है, तो देखिए एक टेबल के द्वारा मैं बताती हूँ कि किस रक्त में कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। आपके सामने एक टेबल दिखाई गई है जिसमें पहले में लिखा हुआ है रक्त समूह। आपको पता है कि मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। फिर मैंने आपको दूसरी प्रोटीन बताई थी एंटीजन। अब एंटीजन वैसी होगी जैसा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा, यानी उसके नाम के अनुसार ही एंटीजन होगी। तो आप देखिए जो ए है उसमें एंटीजन ए होगी, बी में होगी बी, ए बी में होगी ए बी, लेकिन ओ के आगे यानी इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। जो ओ वाला ब्लड है उसका कोई नाम पता नहीं है, वो लावारिस है, इसलिए कोई भी जिसके पास भी ये जाएगा वो सभी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे वाला इसको रक्त पहचान ही नहीं पाएगा कि अपना है पराया है, क्योंकि इसकी खुद की बेचारे कोई नाम पता ही नहीं है। अब ये अगर किसी के भी शरीर में जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, यानी ओ वाला रक्त है वो हर किसी को दिया जा सकता है। इसी के कारण इसको बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। क्वेश्चन आता है कि ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। फिर एंटीबॉडी नाम के विरुद्ध होगी। ए वाला रक्त है मतलब वो किसका विरोध करेगा? बी का करेगा, तो इसमें बी एंटीबॉडी है। बी वाला ए का विरोध करेगा तो इसमें एंटीबॉडी ए है। लेकिन जो ए बी है ना वो किसी का विरोध नहीं करता है, इसके अंदर रक्षा करने वाली बाहर गार्ड है ही नहीं।
तो कोई भी इसके शरीर में घुस जाओ तो ये विरोध नहीं करेगा, यानी ये सभी से रक्त ले सकता है। इसी के कारण AB को बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही। क्वेश्चन आता है कि AB को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है, उसके रक्षा करने वाली प्रोटीन नहीं होती। एंटीबॉडी क्या है? बाहर का गार्ड ही है जो हर किसी को नहीं आने देता, चेक कर करके आने देता है। तो AB में एंटीबॉडी नहीं होती, इसी के कारण ये सार्वत्रिक ग्राही है, इन्हें सभी से रक्त ले सकता है। जबकि O के अंदर खुद का कोई नाम पता नहीं, इसलिए किसी को भी रक्त दे सकता है, इसी के कारण इसको कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। अब देखिए, कोई भी रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है? तो ये जो रक्त समूह है ना, एक तो खुद को देंगे, यानी A वाला A को, B वाला B को, AB वाला AB को, O वाला O को। उसी प्रकार खुद से ही ले सकते हैं, A वाला A से ले सकता है, B वाला B से ले सकता है। खुद से तो लेना देना करेंगे, लेकिन और किससे ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं? तो देखिए किस किस को दे सकते हैं। A वाला एक तो A को देगा, और किसको देगा? AB को देंगे सभी, क्योंकि AB क्या है? सभी से लेता है। तो देखिए A वाला A को देगा, AB को देगा, B वाला B को देगा, AB को देगा, ये B कैपिटल ही है। AB वाला देगा सिर्फ AB को, लेकिन लेगा सभी से, यानी सबसे बड़ा स्वार्थी होता है ये। और जो O वाला है वो सभी को देता है, क्योंकि ये क्या है? सार्वत्रिक दाता, सभी इसको देने वाला। फिर किस किस से ले सकते हैं? खुद से लेंगे, और उसके अलावा किस से लेंगे? जो सभी को देता है। सभी को कौन देता है? सार्वत्रिक दाता O। तो A वाला A से लेगा, O से लेगा, B वाला B से लेगा, O से लेगा, AB वाला सभी से लेगा। मैंने बताया ना, ये सबसे बड़ा स्वार्थी। AB वाला लेगा तो सभी से, लेकिन देगा किसी को नहीं, सिर्फ खुद को ही देगा। जबकि O वाला बेचारा सबसे ज्यादा परोपकारी है, ये देगा सभी को, लेकिन लेगा सिर्फ खुद से ही, यानी O से ही। तो स्टूडेंट्स, ये आपके टेबल है, इसको रटना मत, आप समझ समझ के याद करना, क्योंकि अगर आप रटोगे तो इसका क्वेश्चन आंसर जो गलत करके आ जाओगे। लेकिन आपको समझ के करना है। इस टेबल में आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में जाके कमेंट कर देना, मैं इस एक क्लास में आपका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, तो आप इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक रक्त समूह पढ़े, अब हम देखते हैं रक्त वाहिनियां, यानी रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं, जो हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती है, सीरा और धमनी। सीरा को बोलते हैं वेन और धमनी को बोलते हैं आर्टरी। अब इनमें से एक रक्तवाहिनी है जो रक्त को हमेशा हृदय के अंदर लेके जाएगी, एक है जो हमेशा हृदय के से दूर जाएगी, एक है बैंगनी रंग की, एक है लाल रंग की, एक की गुहा चौड़ी और एक की गुहा संकरी, एक में शुद्ध रक्त रहता है, एक में अशुद्ध रक्त रहता है। तो ये कौन कौन सी है, ये आपको टेबल के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सीरा वाली रक्तवाहिनी होती है वो होती है हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाएगी, यानी हृदय के हमेशा ही अंदर लेकर जाएगी, जबकि जो धमनी है वो हमेशा हृदय से दूर लेकर जाएगी। ये इनकी परिभाषा है। सीरा का कोई अपवाद नहीं है कि कोई भी सीरा है वो हृदय से दूर नहीं लेकर जाएगी, हमेशा हृदय के अंदर ही ले जाकर रक्त डालेगी, और धमनी है वो हमेशा रक्त को हृदय से दूर लेकर जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो सीरा, इनमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट क्या होते हैं, देखिए ये सीरा है और इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर ब्लड ऊपर चढ़ेगा तो अगर यहाँ पर चढ़ा और ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ये वापस यहीं पर आकर गिरेगा। अगर ये कपाट नहीं हुआ तो ये वापस नीचे तक आकर गिर जाता। तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, क्योंकि धमनी नीचे की ओर रक्त ले जाएगी, सीरा ऊपर चढ़ेगी, तो कपाट होना किस में जरूरी है, सीरा में। क्वेश्चन आता है कि किस रक्तवाहिनी में कपाट पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना सीरा में कपाट पाए जाएंगे और धमनी में कपाट नहीं पाए जाएंगे। फिर सीरा है वो बैंगनी रंग की होती है, धमनी लाल रंग की होती है। देखिए आप अपने स्किन पे ऊपर देखो, आपको बैंगनी रंग की अंदर नलिकाएं दिख रही है, वो क्या है, सीरा। यानी जो सीरा है वो बैंगनी रंग की, धमनी होती है वो गहराई में होती है, हमें दिखाई नहीं देती। यानी आपके ऊपरी स्किन पर जो नसें दिख रही है ना हरी हरी, वो क्या है, वो सीरा है। यानी ये कम गहराई में स्थित रहती है, अपनी त्वचा के पास में स्थित रहती है, जबकि ये पाई जाती है गहराई में। तो ये होती है लाल रंग की और सीरा होती है बैंगनी रंग की। अब देखिए, जब व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होगी तो सबसे पहले कौन सा अंग काम करना बंद कर देगा, हृदय। मतलब हृदय से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो धमनियों में खून भर जाएगा, और फिर शिथिल होगा तो वापस सीराएं हृदय के अंदर खून डालेगी। अब देखिए, हृदय ऐसे पड़ा है, व्यक्ति की मृत्यु होगी तो ऐसे ही रह गया।
अगर जीवित होता तो हृदय कंट्रैक्ट करता तो धमनियां खून से भर जाती, लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हृदय इस प्रकार ही रह जाएगा। मतलब मृत्यु के समय कौन सी रक्तवाहिनी खाली रह जाती है? धमनी। जबकि शिराओं के अंदर तो शरीर के अन्य अंग खून डालेंगे, तो उन्होंने तो डाल दिया है, जैसे ही हृदय बंद हुआ है अंगों ने तो डाल दिया, तो शिरा में कुछ मात्रा में रक्त रहता है मृत्यु के समय, लेकिन धमनी हमेशा मृत्यु के समय खाली रहती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी रक्तवाहिनी मृत्यु के समय खाली रहती है, तो धमनी हमेशा खाली रहती है। इनकी आंतरिक गुहा देखिए चौड़ी होती है, जबकि जो धमनी होती है वो संकरी होती है। इसी के कारण मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि रक्त दाब वह दाब है जो रक्त धमनियों की दीवार पर लगाता है, क्योंकि इनकी जो रास्ता है वो संकरा है, तो प्रेशर यहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ का रास्ता चौड़ा है तो यहाँ प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो रक्त दाब वह दाब है जो धमनी की दीवार पर कौन लगाता है? रक्त दाब जो रक्त लगाता है, और इसका मान कितना होता है? 120/80 मिमी ऑफ Hg। तो ये आप टेबल अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रक्तवाहिनियों को देखा। अब हम जो लास्ट बचता है वो है हृदय। हृदय क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर रक्त को इधर से उधर पंप करने का काम करता है। एक पॉइंट ध्यान रखना, हृदय ना तो रक्त को शुद्ध करता है, ना ये रक्त को स्टोर करता है। ये क्या करेगा? रक्त को शरीर के एक भागों से दूसरे भागों में भेजेगा, यानी रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को पंप करता है। फिर दूसरा पॉइंट है, ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, यानी हमेशा काम करता रहता है। अगर हृदय ने काम करना बंद कर दिया मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसका वजन होता है 280 से 300 ग्राम रहता है। ये अपने वक्ष गुहा में थोड़ा सा इधर बाईं साइड स्थित रहता है। आप देखते हो हार्ट अटैक आता है, यहाँ से कंप्रेस करते हैं, तो ये वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं तरफ स्थित रहता है, बाएं फेफड़े के पास। इसी के कारण जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि ये हृदय को अपनी तरफ जगह देता है। वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं तरफ पाया जाता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय के अंदर अलग अलग जीवों में अलग अलग कक्ष होते हैं। जैसे हमारे हृदय को देखेंगे तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं इस प्रकार के। 2 ऊपर वाले होते हैं आलिंद और 2 नीचे वाले होते हैं निलय। ये वाला पार्ट है, मैं अपनी तरफ से देखूंगी तो ये भाग कौन सा है? बायां, और ये भाग है दायां। तो ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया दायां निलय। उसी प्रकार ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया बायां निलय। तो हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें क्या होंगे? 2 आलिंद होंगे और 2 नीले होंगे। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, यानी ये है मनुष्य में। मनुष्य में यानी स्तनधारियों में और पक्षियों में और एक मगरमच्छ में, इन चारों के अंदर तीनों में हृदय कैसा होता है? 4 कक्षों का बना होता है। आप इसको जैसे देख लिखा हुआ है, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का होता है, जिसमें 2 होंगे आलिंद और 2 होंगे निलय। फिर मेंढक और सांप के अंदर हृदय है वो 3 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। उसी प्रकार मछलियों में हृदय है वो 2 कक्ष का बना होता है, जिसके अंदर क्या होंगे? 1 आलिंद और 1 निलय होता है। अब एक आता है परिसंचरण तंत्र। देखिए परिसंचरण तंत्र क्या है? एक परिसंचरण तंत्र होता है खुला और एक होता है बंद। इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर आपके शरीर में जो रक्त है वो सीधे नदी की तरह बह रहा है, किसी रक्त वाहिनियों में नहीं बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। और ऐसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर। ये 2 जगत है। आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं सारे कीट, जैसे कॉकरोच है, मधुमक्खी है, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडम, यानी उनमें खून है वो नदी की तरह बहता रहता है, कोई रक्तवाहिनियां नहीं होती है। उसी प्रकार मोलस्का के अंदर आते हैं जो सीप उत्पन्न करने वाले समुद्री प्राणी है वो आते हैं। उसके बाद जो बंद है, बंद का मतलब है रक्त किस में बहेगा? रक्तवाहिनियों के अंदर। मैंने आपको बताया ना 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां होती है, शिरा और धमनी। तो यदि रक्त रक्तवाहिनियों के अंदर बहता है तो उसको बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है स्तनधारी नहीं, कोर्डेटा और एनेलिडा। कोर्डेटा में कौन आएंगे? पक्षी, सांप,
ये जो मेंढक प्रजाति है, मनुष्य, मछली, ये सारे किस में आएंगे? कोर्डेटा में आएंगे। एनेलिडा में आता है केंचुआ, किसान का मित्र, तो उनके अंदर रक्त है। हम सब में मैंने अभी देखा कि रक्त है, वो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। यानी हमारे अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? बंद प्रकार का और खुला पाया जाता है कीटों के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आपके ये रक्त वाली क्लास। अगर आपके इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।